everyone. In this video, we'll discuss about FAO's 14 General Principles of Management. So our first point on General Principles of Management is divisions of work. Divisions of work means dividing the work into different individual. Okay? इसका मतलब है जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर according to this principle, according to these principles, the whole work must be divided into small tasks. ठीक है? It means that when the whole work is divided into small tasks to different individual, it is known as what? Divisions of work. तो according to these principles, the whole work must be divided into small tasks, क्योंकि पूरा जो काम है उस काम को जब small tasks में हम लोग डिवाइड करेंगे क्या होगा, वो जो काम है वो अच्छी तरह से होगा. ठीक है? instead of assigning मतलब देना, assigning the whole tasks to one person. जैसे कि एक टीचर पकड़ लो, उनको अगर मैं, वो अकाउंटेंसी टीचर है, ठीक है, उनको अगर मैं, उन टीचर को अगर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए दे दूंगा, इंग्लिश पढ़ाने के लिए दे दूंगा, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने के लिए दे दूंगा, एजुकेशन, ठीक है, अकाउंटेंसी, एक ही टीचर अगर सब सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मैं अगर दे दूंगा तो कोई भी सब्जेक्ट क्या होगा, सिलेबस फुल्ली कंप्लीट नहीं होगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ही टीचर को एक ही सब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा. ठीक है? क्यों करेगा? क्योंकि उसका जो सिलेबस है उसी सब्जेक्ट का वो अच्छी तरह से कंप्लीट होगा. जो टास्क है वो उस टास्क से उसका स्किल ज़्यादा इम्प्रूव होगा. ओके? डिवीजन ऑफ वर्क नेसेसरी क्यों है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में? डिविजन्स ऑफ वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नेसेसरी इसलिए है कि जो कोई भी काम अगर मैं डिवाइड करूँगा तो वर्कलोड डिक्रीज होगा, वर्कलोड ज़्यादा नहीं होगा. अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो कोई भी काम फुलफिली कंप्लीट नहीं होगा. अगर काम को अगर डिवाइड करूँगा तो फिर कोई भी गोल या कोई भी काम सक्सेसफुली अचीव होगा. ओके? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिविजन ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट क्योंकि फॉर रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूसिंग वर्क बर्डन ऑफ एन एम्प्लॉय एंड अगर वर्क बर्डन अगर रिड्यूस होता है किसी भी एम्प्लॉय का तो उस एम्प्लॉय में क्या होगा, स्किल इम्प्रूव होगा एंड improves his skill. Okay? Next point is unity of command. Unity of command means unity of order. Receiving order from employer. ठीक है? एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर वो होता है जो काम दिलाता है. ओके? द पर्सन हु इज गिविंग वर्क टू अनदर पर्सन, दैट मीन्स ही इज द ओनर ऑफ द वर्क. ओके? एम्प्लॉयर. और एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो एम्प्लॉयर के अंडर में काम करता है, वर्कर. ओके? तो वो एम्प्लॉय अगर एक बॉस से वन बॉस, ओके, वो एम्प्लॉय अगर वन बॉस से मतलब ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है तभी एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट फुलफिली अचीव होगा. ओके? अगर वो एम्प्लॉय डिफरेंट बॉस से या डिफरेंट इंडिविजुअल से ऑर्डर रिसीव करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर वायलेटेड होगा.
वायलेटर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट अगर 4 मैथ्स टीचर रखता है, 2 या 3 या 4 मैथ्स टीचर रखता है, तो एक मैथ्स टीचर एक शाम कराएगा, ये मैथ्स टीचर दूसरा शाम कराएगा, ये भी मैथ्स टीचर तीसरा शाम कराएगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम इस स्टूडेंट में होगा, स्टूडेंट में एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर ये स्टूडेंट अगर एक ही मैथ्स टीचर से सब कुछ रिसीव करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी ऑर्डर, तो ये स्टूडेंट का जो स्किल है या ये स्टूडेंट का जो स्कोर है या स्टूडेंट का जो अचीवमेंट है वो इजीली फुलफिल हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स रिसीविंग फ्रॉम वन टीचर, रिसीविंग इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर और कमांड फ्रॉम वन टीचर इज नोन एज व्हाट? यूनिटी ऑफ कमांड। तो फेयोल ने इस प्रिंसिपल्स में यही बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑफ किसका है? फेयोल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, एवरी एम्प्लॉय क्या करेगा? एवरी एम्प्लॉय शुड receive order and instruction from one boss, and he should be responsible and accountable to him only। जो भी ऑर्डर एक एम्प्लॉई रिसीव करेगा, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा, सिर्फ एक ही बॉस से रिसीव करेगा, वहाँ पर दूसरा कोई बॉस नहीं है। और जो भी काम होगा वो सिर्फ इस बॉस को ही इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल शुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू हिम ओनली, मतलब इन बॉस को ही सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे कि ये काम हुआ है या वो काम नहीं हुआ है। इफ वी आर रिसीविंग इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट बॉस और डिफरेंट एम्प्लॉयर, तो उस वहाँ पर क्या होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन में वायलेटर होता है। वायलेटर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी लाइन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस प्रिंसिपल will be violated. This principle will be violated if an employee is asked to receive order from क्या होगा? more than one boss और सुपीरियर का मतलब है बॉस, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बैलेंस प्रिंसिपल से, ठीक है। बैलेंस प्रिंसिपल्स मतलब जहां पर ऑथोरिटी होगा वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जहां पर ऑथोरिटी नहीं है वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको बैलेंस प्रिंसिपल्स बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि देयर मस्ट बी बैलेंस इन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। इफ मैंने बोला था जहां पर ऑथोरिटी होगा वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इफ देयर इज, और जहां पर ऑथोरिटी नहीं होगा वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। इफ देयर इज नो ऑथोरिटी कॉमा ही मतलब कौन? एम्प्लॉय, ठीक है। ही कैन नॉट फुलफिल हिज
responsibility. Okay, and if an individual मतलब एम्प्लॉय, ठीक है, if an individual has an authority, if an individual has an authority, he must have equal responsibility. ठीक है ना? तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बैलेंस प्रिंसिपल से देयर मस्ट बी अ बैलेंस इन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ देयर इज नो ऑथोरिटी नहीं होगा तो वो इंसान फुलफिली उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता ही नहीं होगा. अगर अथॉरिटी नहीं है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता ही नहीं होगा. एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी है तो उसको पता है कि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा. क्लियर? और एक बात, यहाँ पर जो 14 प्रिंसिपल्स है, एग्जाम में 14 प्रिंसिपल्स नहीं आएगा. एग्जाम में आएगा एनी 6 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एक्सप्लेन एनी 6 फेल्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फाइनल में. ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल्स से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल्स है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा. ठीक है, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आंसर दे सकते हो. एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है व्हाट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी दे सकते हो. एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है व्हाट इज़ डिविजन्स ऑफ वर्क, ये भी दे सकते हो. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एनी 6 या एनी 7 जनरल प्रिंसिपल में यहाँ पर डिस्कस करूँगा. ठीक है, उस 7 या 6 से कोई भी एक आ सकता है फाइनल में, या डायरेक्टली एनी 6 प्रिंसिपल्स आ सकता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन अगर नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगा, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है या जो अचीव नहीं होगा. ओके, तो रूल्स एंड रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इफ देयर इज रूल्स एंड रेगुलेशन देयर इज डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन इज मस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा लिख सकते हैं. लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे according to this principle, there must be rules and क्या होगा, रेगुलेशन. रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में? क्योंकि फॉर सिस्टेमेटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सिस्टेमेटिक वाइज प्रोसेसिंग में जा सकता है. ठीक है, अगर जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होगा. फॉर सिस्टेमेटिक वर्किंग in an organization. और ये जो सिस्टेमेटिक वर्किंग है वो कौन फॉलो करेगा? सबऑर्डिनेट्स फॉलो करेगा और सुपीरियर, मतलब एम्प्लॉयर भी फॉलो करना पड़ेगा और एम्प्लॉय को भी फॉलो करना पड़ेगा. ओके, दोनों इस सिस्टेमेटिक वर्किंग को, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा. ओके, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं एंड बोथ एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय मतलब सबऑर्डिनेट्स. बोथ सबऑर्डिनेट एंड एम्प्लॉयर मतलब सुपीरियर. बोथ सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर मस्ट फॉलो दिस रूल्स. क्लियर है ना? तो ये जो सबऑर्डिनेट्स है और सुपीरियर है, इनका जो रिलेशन है वो गुड रिलेशन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में. इफ देयर इज ए गुड रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन कैन रन इन ए सिस्टेमेटिक वे. ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये भी लाइन्स यूज कर पाएंगे. देयर मस्ट बी गुड
relation, there must be good relation between employer and employee. ये भी लाइन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. ओके, तो गुड रिलेशन कैसे होगा? जब भी एम्प्लॉई ऑर्डर रिसीव मतलब करेगा एम्प्लॉयर से, तभी वो गुड रिलेशन होगा. और जब भी एम्प्लॉयर मतलब जो बॉस है वो जब एम्प्लॉय को काम देगा वो इन ए गुड वे, नॉट इन ए बैड वे. ओके, तो यहाँ पर भी ये लाइन हम लोग यूज कर पाएंगे. एम्प्लॉय मस्ट क्या होगा? रिसीव. एम्प्लॉय मस्ट रिसीव ऑर्डर. किससे ऑर्डर रिसीव करेगा? एम्प्लॉयर से. एम्प्लॉय मस्ट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एम्प्लॉयर. ओके, एंड एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड गुड लीडरशिप. ओके, क्लियर है ना? डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए. तो रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बोथ सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर मस्ट फॉलो दिस रूल्स. ये सबऑर्डिनेट्स मतलब कौन है? एम्प्लॉई है, और सुपीरियर कौन है? एम्प्लॉयर है. ये दोनों इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, देयर मस्ट बी गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में अच्छा रिलेशन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब देयर मस्ट बी वन प्लान इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Okay, if there are different plan in an organization, then no organization can fulfill its goal effectively and efficiently. तो डायरेक्शन मतलब वन प्लान होना चाहिए, और ये प्लान सिर्फ एक ही इंसान से हम लोग रिसीव करेंगे, मतलब वन प्लान वन मैनेजर या वन बॉस. ओके, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल. यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कॉमा देयर मस्ट बी क्या होगा? वन प्लान होगा, दूसरा कोई प्लान नहीं. एक ही प्लान को एक ही टाइम में हम लोग फुलफिल करेंगे. वन प्लान मतलब एक ही प्लान को एक ही टाइम में हम लोग फुलफिल करेंगे. देयर मस्ट बी वन प्लान फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एट ए टाइम मतलब उसी टाइम में उस प्लान को फुलफिल करेंगे. ठीक है, उसी टाइम में अगर मैं बहुत सारा प्लान लेके आ जाऊंगा तो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल नहीं होगा. ओके, देयर मस्ट बी वन प्लान फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एट ए टाइम एंड should be directed by, कौन डायरेक्ट करेगा? वन मैनेजर डायरेक्ट करेगा. एंड शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर. ओके, using the same plan. तो इस प्रिंसिपल क्या करता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक गुड कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर में. ठीक है, तो ये भी लाइन हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं. दिस प्रिंसिपल लीड्स टू गुड कोऑर्डिनेशन in the organization. Okay, next point है remuneration means fair wages और सैलरी. ठीक है, कोई भी एम्प्लॉई जब काम करेगा उसको मिलना चाहिए फेयर वेजेस एंड सैलरीज. अगर उसको
काम के रिटर्न में अगर उसको पैसा नहीं मिलता है तो वो मैक्सिमम एफर्ट उस काम में नहीं डाल पाएगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम नहीं देगा। कोई भी एम्प्लॉय अगर उसको फेयर वेजेस और सैलरी नहीं मिलता है तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखना कॉमा फेयर वेज फॉर द सर्विस। सर्विस कौन देता है? एम्प्लॉय देता है। तो इसकी उसको इन रिटर्न क्या मिलेगा? फेयर वेजेस मिलेगा। तो फेयर वेजेस फॉर द सर्विस मस्ट बी गिवन टू द, किसको मिलता है? टू द एम्प्लॉय को मिलता है, टू द एम्प्लॉयज। ओके, क्यों मिलता है? अगर उसको फेयर वेजेस मिलता है तो वो मैक्सिमम एफर्ट देगा उसका काम में, ठीक है। तो मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉयज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर तुम्हें पैसा ही नहीं मिलता है तो काम करोगे? नहीं काम करोगे। तो ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ज़्यादा काम करोगे। If you get good wages, that means you will give more concentration on your work. Okay, if you are not getting good remuneration, that means you will not give your maximum effort on that particular work. ठीक है, वही बात है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फेयर वेजेस फॉर द सर्विस मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉयज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एवरी वर्कर लिख सकते हैं, एवरी वर्कर should be paid fair remuneration. Every worker should be paid fair remuneration. And if workers are not satisfied, अगर वर्कर को अगर सेटिस्फाई नहीं फील हो रहा है तो फिर वो उसका जो काम है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा, ठीक है। इफ वर्कर्स आर नॉट सेटिस्फाइड देन दे कैन नेवर कंट्रीब्यूट हिज या देयर, यहाँ पर दिया भी लिख सकते हो, हिज और देयर मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब द लाइन ऑफ ऑथोरिटी, द लाइन ऑफ ऑथोरिटी। तो हम लोग को पता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 तरह का होता है। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लोअर लेवल। तो यहाँ जो है इस लेवल में क्या होता है, टॉप से डायरेक्टली मिडिल में और मिडिल से डायरेक्टली लोअर में, ठीक है। तो टॉप से जो लोअर में जो भी काम जो भी चेन कन्वर्ट होता है उस चेन को हम लोग बोलेंगे स्केलर चेन। द लाइन ऑफ ऑथोरिटी हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट represents the scalar chain. ओके, तो इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तो ये भी ले सकते हैं हम लोग, ऑथोरिटी मस्ट फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। सेम ही लाइन है, सिर्फ इसको एक्सटेंड किया, ठीक है। ऑथोरिटी मस्ट फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। एंड अगर जहाँ पर मैंने बोला था जहाँ पर ऑथोरिटी होगा वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट फ्लो वाइस वर्सा।
वाइस वर्सा।